आज तारीख है 12 दिसंबर 2022 और आज के इस वीडियो में मैं बात करूंगा कि अभी यूपीएससी प्रीलिम को नियरली 170 डेज 170 दिन से भी कम समय बचा है। तो मेरे जो 3 अटेम्प्ट थे, मैंने 3 अटेम्प्ट में से ये मेरा थर्ड अटेम्प्ट होने वाला है और पिछले मैंने 2 अटेम्प्ट पे फेल हुआ हूँ। तो मेरा क्या गलती रहा है और आप वो गलतियों को रिपीट ना करें, यही मेरा सलाह है। तो क्या क्या मैंने गलती किया है मैं अपना पूरा स्टोरी बताऊंगा और मैं चाहूँगा कि कमेंट सेक्शन बंद रहे, क्योंकि अगर कमेंट सेक्शन खुला रहेगा तो बहुत सारे पॉजिटिव कमेंट भी आएंगे और नेगेटिव कमेंट भी आएंगे, और पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों कमेंट से मैं प्रभावित होऊंगा। तो मुझे लगता है कि मुझे कमेंट को ऑफ कर देना चाहिए। तो चलिए आगे शुरू करते हैं। तो पहली बात है कि मेरा प्रिपरेशन फेज स्टार्ट होता है 2015 को, जब मैं मेरा फर्स्ट ईयर पे था, ग्रेजुएशन का फर्स्ट ईयर पे था। तो वहाँ पे मुझे जानने को मिलता कि यूपीएससी के बारे में। फिर मेरा ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ 2018 में। इसी दौरान, इन 3 साल के दौरान मैं बता दूं, मैंने एनसीईआरटी की किताब खरीद ली थी, पर उसे बिल्कुल ढंग से पढ़ा नहीं था। फिर आता है 2018 को मेरा 19 ईयर नहीं हुआ था, मेरा मतलब 21 ईयर नहीं हुआ था। तो इसीलिए मैं प्रीलिम नहीं दे पाया। और 2019 को मुझे हो गया था 21 ईयर और ये मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था। तो जैसे ही मेरा प्रिपरेशन सही से नहीं हुआ था, ना कि मैंने बेसिक कंप्लीट किया था, और ना कि मॉक टेस्ट लगाया था, और ना ही रिवीजन किया था, और ना ही कहीं से कोचिंग लिया था। तो मुझे जैसे ही एडमिट कार्ड डाउनलोड किया और मैंने एग्ज़ाम को स्किप कर दी, एग्ज़ाम देने मैं सेंटर पे नहीं गया। तो मैं 2009 में ऐसे फालतू में चला गया। अच्छा, तो 2019 की बात है, मैं था अभी दिल्ली पे। 2020 पे आया कोरोना। तो कोरोना की वजह से यूपीएससी का एग्ज़ाम अक्टूबर को हो जाता है। अक्टूबर 3 पे था मेरा एग्ज़ाम, संडे को मुझे पूरा याद है। संडे को अक्टूबर 3 या 10 को था मेरा एग्ज़ाम। मैं एग्ज़ाम देने जाता हूँ और मेरा प्रीलिम इस बार भी नहीं क्लियर होता है। क्यों प्रीलिम नहीं क्लियर होता है? मेरा जीएस का स्कोर था 42.83 मार्क कुछ। जैसे मेरा जीएस का स्कोर था, पेपर 1 का स्कोर था प्रीलिम का, और सीसैट का स्कोर था 3.43। मैं सच में बताता हूँ, ये मेरा सीसैट का स्कोर था। और उस बार कट ऑफ गया था 82। ये ओबीसी का कट ऑफ गया था 82। तो लगभग मुझे 40 मार्क में सिलेक्शन मेरा रुक गया। 40 मार्क बहुत होता है। तो अगला अटैम्प्ट था मेरा, सेकेंड अटैम्प्ट था 2021 को, और इस बार भी प्रीलिम बाद में टल गया। अक्टूबर 10 को मेरा 2021 को मेरा प्रीलिम था। तो मैं सेंटर पे पहुंचता हूं और प्रीलिम देता हूं। फिर इस बार भी मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। मेरा लगभग स्कोर उससे भी कम हो गया, और स्कोर 35 समथिंग मेरा स्कोर था, और सीसर स्कोर थोड़ा इम्प्रूव होकर 21 पे पहुंचा। तो ये बहुत घटिया स्कोर है, मेरे हिसाब से ये बहुत ही घटिया स्कोर है, और ऐसा स्कोर लाना मुझे नहीं चाहिए। तो दोस्तों, मैंने 2022 को अटेम्प्ट स्किप करने का सोचा, क्योंकि मेरा तो एक बार टाइम वेस्ट हो रहा था और ना ही रिज़ल्ट मेरा आ रहा था। रिज़ल्ट हमेशा नेगेटिव में था, टाइम वेस्ट हो रहा था, और टाइम के साथ साथ मनी भी वेस्ट हो रहा था, और साथ ही साथ प्रेशर भी इंक्रीज हो रहा था। तो मैंने 22 का अटेम्प्ट मैंने स्किप करने के लिए सोचा और स्किप ही कर दिया। तो मेरा फॉल्ट क्या रहा?
तो 2019 में मैंने क्यों नहीं दिया, उसके बाद 2020 को मैं फेल होता हूँ, 2021 को प्रीलिम में फिर ऐसे एक बार फेल होता हूँ, 2022 को अपेयर ही नहीं करता हूँ। फिर ये जो मेरा 4 साल है गोल्डन ईयर, ये मेरा पूरा बेकार गया। क्यों बेकार गया मैं अभी बताता हूँ आपको। फिर बीच में मैंने OCS उड़ीसा सिविल सर्विस का भी दिया था, उसमें मेरा GS का OCS उड़ीसा सिविल सर्विस का दिया था, उसमें मेरा GS का स्कोर 130 था। OCS 2020 का मैंने दिया था 113 था, और मेरा CSAT का स्कोर 42 था। आपको पता है CSAT क्वालिफाइंग पेपर है, इसीलिए CSAT की वजह से मेरा सिलेक्शन OCS में नहीं हो पाया, बल्कि GS का कट ऑफ गया था ओनली 80 to 90 कट ऑफ गया था, इसी वजह से मेरा सिलेक्शन नहीं हो पाया। चलिए वो एक मुद्दे की अलग बात है। तो क्यों मेरा सिलेक्शन नहीं हो पाया, पहली वजह है कि मेरा बेसिक नहीं हुआ था। अच्छा, बेसिक क्यों नहीं हुआ था, क्योंकि मैं एक ट्रैप पे फंस गया। वो ट्रैप क्या है, मुझे एक प्रॉपर गाइडेंस नहीं मिला। गाइडेंस क्यों चाहिए, क्योंकि ये बहुत लंबा लॉन्ग जर्नी है। लॉन्ग जर्नी के लिए क्या पढ़ें, क्या सही है, क्या सही है, क्या गलत है, ये हमें कोई कहने वाला चाहिए। क्या पढ़ना चाहिए, क्या नहीं पढ़ना चाहिए, मतलब हमें ट्रैक करने वाला कोई तो चाहिए। मुझे ट्रैक करने वाला कोई भी नहीं मिला, मैं भटक गया लाइन से। कोई बच्चा कहते हैं कि हाँ, मैंने सोचा कि क्यों कोचिंग में 1.5-2 लाख रुपए खर्च करूँ, 2-2.5 लाख रुपए खर्च करूँ, चलो मैं सेल्फ स्टडी कर देता हूँ। हाँ, ये सही है, पर जो भी न्यू कमर है, अगर मेरे हिसाब से वो कोचिंग ले लें तो सही होगा। क्यों, क्योंकि कोचिंग लेने से सिलेबस तो कंप्लीट होता है, एक प्रॉपर गाइडेंस मिल जाता है, ताकि मेरा जो 3 से 4 साल मेरा जो ख़राब हुआ, तो वही समय बच जाता है। लोग आके पहले 1-2 अटेम्प्ट में क्लियर करके चले जाते हैं। तो वैसे ही मेरा ये 3rd अटेम्प्ट है जनरली, पर टेक्निकली देखें तो ये मेरा 4th अटेम्प्ट होने वाला है 2023 को। तो ये काफ़ी समय लग गया मुझे। दूसरी बात है कि मैं भड़काव में आ गया टॉपर्स के। मेरा ये मानना है कि सुनो सबकी और करो खुद की। सुनो सबकी, करो खुद की। क्यों, क्योंकि कोई टॉपर बताता है डे 1 से ही आंसर राइटिंग करो, कोई टॉपर बताता है कि NCERT पढ़ो, कोई टॉपर बताता है कि नहीं रोज़ ही रोज़ न्यूज़पेपर पढ़ो। तो क्या पढ़ना है, क्या छोड़ना है, इसी बीच में मैं कन्फ्यूज हो गया। कौन सा मैगज़ीन, करंट अफेयर कैसे करें, CSAT कैसे करें, पहले प्री का पढ़ें या पहले मेन का पढ़ें। तो इन्हीं सब बीच में मैं पागल हो गया, और मेरा जो क्रूशियल समय है 3 से 4 साल मेरा पूरा बर्बाद हो गया। 3 से 4 साल मेरा अनूनन 5 से 6 लाख रुपए, इससे भी ज़्यादा सालाना 2 लाख रुपए मेरा बर्बाद हो गया, और मुझे जॉब ही नहीं मिला, और मैंने किसी गवर्नमेंट जॉब में बिल्कुल ट्राई भी नहीं मारा। हाँ, इस बीच में मैंने 2 MA डिग्री कंप्लीट कर ली, MA इन पॉलिटिकल साइंस पे और MA इन इकोनॉमिक्स पे। ये दोनों डिग्री मैंने कंप्लीट कर ली। तो वो अलग बात है, क्योंकि पहले मेरा ऑप्शनल पॉलिटिकल साइंस था, और बाद में मैंने इंडियन इकोनॉमिक सर्विस देने का सोच रखा था, इसीलिए मैंने MA साथ ही साथ कंप्लीट कर ली, 2 MA कंप्लीट कर ली। तो मेरा 3-4 साल में बहुत बड़ा ब्लंडर हुआ, और मैंने मेरा गलती को एनालिसिस नहीं किया। जो पहले फर्स्ट अटेम्प्ट देने के बाद 2020 को मेरा गलती को एनालिसिस नहीं किया मैंने, कि कहाँ से क्वेश्चन आता है, मुझे क्या पढ़ना चाहिए और क्या नहीं पढ़ना चाहिए, ये मुझे एनालिसिस करना था। तो मेरा हमेशा ये एडवाइस रहेगा। अभी आप लोग मुझे बताएंगे कि भाई तू तो फेल हो गया है और तू हमें ज्ञान पेलने आया है, तो मेरा जेन्युइन एडवाइस है भाई आप लोगों को, सबको जो भी ये वीडियो देख रहे हैं, कि अगर आप ये वीडियो को, मेरा एक भी बात आप अगर फॉलो करेंगे तो आपका 3 से 4 साल बर्बाद नहीं जाएगा, ये मैं आपको गारंटी से बता रहा हूँ। क्यों बर्बाद नहीं जाएगा, क्योंकि भाई ये एक झोल है, ये यूपीएससी एक झोल है। अगर आप इस झोल में भाई फंस जाए एक बार ना, फिर इससे नहीं निकल पाएंगे, एक दलदल है। तो पहले तो आँख बंद करके जितने भी टॉपर का टॉक है आप सुन लीजिए, पहले तो सुन लीजिए, सबको सुन लीजिए, और सुनने के बाद आपका 15 दिन जाए, 1 महीने जाए, 2 महीने जाए, आप एक बार प्लान को रेडी कर लीजिए, कि और उसी प्लान पे आपको टिके रहना है। क्यों, क्योंकि ये लंबा प्रोसेस है, आपको 1 से 2 साल समय लगेगा ही लगेगा, क्योंकि एग्ज़ाम प्रोसेस तो 1.5 से 2 साल का है, 1.5 साल का है, और उससे पहले 1 साल पढ़ाई करना है, तो आपको 3 साल वैसे भी लगेगा ही लगेगा। तो अगर एक कॉन्क्रीट एक सही प्लान रेडी होगा, तो आप भटकेंगे नहीं बीच में, ठीक है, कि कब क्या करना है, इस महीने क्या करना है, कौन सी टॉपिक को कब ख़त्म करना है, आपका कौन सा ऑप्शनल आपको फिक्स करना होगा, ये सब आप पहले ही प्लान करके 1-2 महीने पहले प्लान कीजिए। पहले पढ़ाई पे मत कूदिए, क्योंकि पढ़ाई में अगर आप बिना प्लान के कूदेंगे तो आप पूरा बिल्कुल समुंदर में खो जाएंगे। मैं अभी आपको बता दूंगा कि हाँ ये करो, वो करो, वो करो, तो मुझे तो आपका बैकग्राउंड पता नहीं है ना, कि आप कहाँ से बैकग्राउंड से आए हैं, और आपका स्ट्रेंथ क्या है और वीकनेस क्या है, ये मुझको पता नहीं है। तो आप आपके हिसाब से ही, जो भी टॉपर आपका बैकग्राउंड को मैच करता है वो उसी का ही सुनिए, और आप आपका प्लान फिक्स कीजिए, और प्लान फिक्स करके उसी प्लान से 1 से 1.5 साल उसी प्लान पे टिके रह के काम कीजिए। हाँ,
प्लान चेंज करने का टाइम आएगा। कब टाइम आएगा? आप वो प्लान को अच्छे से फॉलो कर रहे हैं पर रिजल्ट नहीं आ रहा है, बिल्कुल रिजल्ट नहीं दिख रहा है, एक प्रीलिम दिए तो हाँ, उस टाइम आप वो प्लान को बिल्कुल फॉलो ना कर, मतलब ना घटा के उसमें थोड़ी चेंजेस आप कर सकते हैं। और पहला बात है कि आप एक बार सिलेबस का बेसिक्स को कंप्लीट कीजिए। चाहे आप कोई बताते हैं भाई आप एनसीईआरटी पढ़ो, एनसीईआरटी पढ़ो, आप वो हिंदू पढ़ो, इंडियन एक्सप्रेस पढ़ो, ये पढ़ो वो पढ़ो, पर मेरा मानना है भाई हमें न्यूट्रिशन चाहिए। एक एग्जाम्पल से समझते हैं, हमें न्यूट्रिशन चाहिए तो हम वो न्यूट्रिशन रोज़ लें या एक बार ले लें, या भाई कहीं से भी हमें मिल जाए, चाहे चावल से मिले, रोटी से मिले, सब्जी से मिले या अंडे से मिले, तो हमें बहुत न्यूट्रिशन हमें चाहिए ना कि हमें एनसीईआरटी ही पढ़ने से सिलेक्शन होगा, ये तो कहीं पे भी नहीं लिखा है। तो आप स्टैंडर्ड, अगर देखिए अगर कोई इंटेलिजेंट है तो वो एनसीईआरटी क्यों पढ़ेगा भाई? वो सीधा स्टैंडर्ड बुक पे जाएगा और वो स्टैंडर्ड बुक पढ़ लेगा और समझ लेगा। हाँ, और एक जेन्युइन एडवाइस मैं देना चाहती हूँ, अगर आप अफोर्ड कर सकते हो, और मैं तो बताता हूँ कि हाँ आप कैसे भी करके जुगाड़ करो और कोई भी एक बैच पे, ऑनलाइन बैच पे, वो चाहे अनअकैडमी हो, ये कोई पेड प्रमोशन नहीं, या फिर फिजिक्स वाला हो, कोई भी सस्ते से सस्ता बैच पे आप ज्वाइन ही कर लो। क्यों? क्योंकि आपका एक शेड्यूल, आपका एक फिक्स शेड्यूल रहेगा, आपका एक प्लान रहेगा और आपका एक ऑर्गेनाइज तरीके से आपका सिलेबस कंप्लीट होगा, तो और उसी के हिसाब से ही आप पढ़ेंगे। तो एग्ज़ाम के बारे में भाई मत सोचो, एग्ज़ाम तो हर साल आएगा, इस साल चाहे 23 में नहीं होगा, 24 में होगा, 24 में नहीं होगा, 25 में होगा, तो किसी भी साल में आपका सिलेक्शन हो जाएगा अगर आपका ये सब रेडी हो। और आंसर राइटिंग की बात मैं समझता हूँ, जो भी ट्रैक पे मैं पहले 1-2 साल फंस गया कि आप पहले सिलेबस को कंप्लीट करो भाई। अगर आपको कंटेंट नहीं आता है ना, क्वेश्चन का डिमांड आपने समझ गया, हाँ क्वेश्चन में क्या क्या लिखना है, वो जो लिखना है आपको, अगर वो कहाँ से आएगा? वो बेसिक जब आप कंप्लीट करेंगे तो आपको वो चीज़ बेसिक से ही मिलेगा। और आपका बेसिक सही नहीं हो तो आप आंसर कैसे लिखेंगे? न्यूज़पेपर के बेस पे, क्योंकि न्यूज़पेपर के बेस पे तो बेसिक नहीं रहता है, उसी दिन का घटनाएं रहता है। तो आपको पहले बेसिक सिलेबस कंप्लीट करके उसे माइंड में रखना पड़ेगा, और आपको बाद में कंप्लीट होने के बाद 1-2 रिवीजन के बाद ही आपको आंसर राइटिंग करना चाहिए। और मैं मानता हूँ कि आप आंसर राइटिंग एक बार आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाए तो आप कर सकते हैं। एक बार आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाए तो आप आंसर राइटिंग कर सकते हैं। बिना सिलेबस कंप्लीट का आंसर राइटिंग करना ये बेफिजुल की बात है, और जो भी आंसर राइटिंग करता है वो टाइम वेस्ट। हाँ, आप आपका राइटिंग इंप्रूव करने के लिए कुछ भी लिख सकते हैं, कुछ ऐसे लिख सकते हैं जो भी आपका मन के ऊपर आता है। मतलब कि फ्रेंड्स के बारे में लिख सकते हैं, मानसून मतलब वेदर के बारे में लिख सकते हैं, एक सिचुएशन के बारे में लिख सकते हैं, तो ये सब आप लिख सकते हैं। तो अगर इस वीडियो आपको थोड़ी भी बहुत हेल्प होता है तो आप इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें, और मैं मानता हूँ कि आपको इससे बहुत ही फ़ायदा मिलेगा। सो थैंक यू वेरी मच फॉर दिस। आपके पैसेंस के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और शुभकामनाएं।